नमस्कार, मैं सुजल दवे। भारत एक ऐसा देश है जिसमें डे का बहुत महत्व है। आज फादर डे है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं भारत के उन सभी पिताओं को शुभकामनाएं देता हूं जिनके बच्चे रोजगार छोड़ शिवलिंग की तलाश में लगे हैं। उन पिताओं को भी शुभकामनाएं जो अपने बेटे की हिम्मत अफजाई के लिए आए दिन व्हाट्सएप पे हिंदू मुस्लिम सिलेबस चलाते रहते हैं। आज अच्छा दिन है, अच्छी बात करनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है। फादर डे पे ना सही, लेकिन अपनी माता हीराबा के शतायु प्रवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा शतायु प्रवेश कर चुकी है। इस शुभ दिन को याद रखने के लिए उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग में बहुत अच्छी बातें वो लिखी है, लेकिन एक बात अभी चर्चा का विषय बन चुकी है और तब बन चुकी है जब भारत की राजनीति हिंदू बनाम मुसलमान हो चुकी हो। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में अपनी माता के बारे में ढेर सारी बातें लिखी है, आपने मीडिया के जरिए वो जानी होगी, लेकिन मैं आपको ब्लॉग में लिखी हुई एक बात पर खास ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने इस ब्लॉग में अपने बचपन के मित्र अब्बास का जिक्र किया है। अब्बास, मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि अब्बास मेरे बचपन के मित्र थे। जब उनके पिता का अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तब मेरे पिता ने उन्हें अपने घर पे रखा, उनके पढ़ाई और उनके खाने पीने का जिम्मा उठा लिया। अब्बास पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पाने लगे। मोदी के इस ब्लॉग को सही ठहराने के उपलक्ष्य में उनके भाई सोमाबाई मोदी ने भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। आप सभी जानते हैं कि मैं कम संसाधनों के साथ अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, तो मोदी के इस ब्लॉग को आपकी स्क्रीन पर नहीं ला पा रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के ब्लॉग को खोलिए, ये बात आपको वहां पढ़ने को मिलेगी, और अगर नहीं मिली है तो जान लीजिए पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है। पढ़ने में रुचि पैदा कीजिए। बात करते हैं अब सोमाबाई मोदी की। सोमाबाई ने कहा है कि जब अब्बास शिक्षा ले रहे थे तब वडनगर यानी प्रधानमंत्री का जन्मस्थल, जहां वो पले बड़े, वडनगर के पास एक रसूलपुरा गांव है जहां ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अब्बास वहीं से आते थे और मेरे छोटे भाई यानी कि सोमाबाई मोदी कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई पंकज मोदी के सहअध्यायी थे, उनके साथ पढ़ते थे। जब अब्बास के पिता का देहांत हो गया तब मेरे पिता दामोदर दास मोदी ने एक मानवता की दृष्टि से अब्बास को अपने घर पे ला दिया, क्योंकि अब्बास की जो माली हालत थी उसे उनकी पढ़ाई छूट सकती थी। दामोदर दास मोदी ने अब्बास को अपने घर में रखा, उनके पढ़ाई का जिम्मा उठाया, उनका लालन पालन किया। पले बड़े अब्बास बड़े हो गए, और दामोदर दास मोदी ने ये तब किया जब वो अपने परिवार का पालन करने के लिए दिन भर मजदूरी करते थे। उनकी भी माली हालत ठीक नहीं थी। सोमाबाई मोदी ज्यादा कहते हैं कि मेरे पिता ने उन वक्त अब्बास का हाथ पकड़ा था जब हमारी माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हमारे लिए मानवता का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, इस लाइन को फ्रेम करा लीजिएगा। मानवता का मूल्य, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। कम से कम मैं तो ले रहा हूं, आप लीजिएगा कि हमारी आर्थिक हालत को हम नहीं देखते थे, लेकिन हमारे लिए मानवता का मूल्य जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसके लिए हमने अब्बास को वहां पर रखा। मोदी अपने ब्लॉग में आगे लिखते हैं कि जब ईद जैसा पवित्र त्योहार आता था तब मेरी मां, जिसके शतायु प्रवेश पर मोदी ने ब्लॉग लिखा है, वो हीराबा अब्बास के लिए नए नए भोज तैयार करती थी और बड़े चाव से अब्बास को खिलाती थी और अब्बास भी बड़े चाव से खाते थे। यही नहीं, मोदी तो यहां तक लिखते हैं कि अब्बास हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ ही पले हैं, बड़े हैं। अब्बास फिर सरकारी नौकरी करने लगे थे। अपनी वही मर्यादा के कारण अब्बास अभी निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहे। बेहतरीन शानदार ब्लॉग लिखा हुआ है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर कौमी एकता को दर्शाने वाला इससे अच्छा और कोई ब्लॉग हो ही नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के पिता ने जो काम किया वो एक साधारण बात नहीं थी। उन्होंने तब काम किया
जब उनके ही परिवार को पालने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हिंदू मुस्लिम राजनीति तो जब से हम आजाद हुए तब से थे, तो बेशक उस वक्त भी हिंदू बनाम मुसलमान राजनीति होगी और निश्चित होगी। उस वक्त प्रधानमंत्री के पिता अब्बास को अपने घर ले आते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते और यहां तक कि अब्बास खुद रोजी रोटी कमाने के लायक बन जाते। इस कहानी को इस तरह से न लीजिए, ये वडनगर के तालाब में मगरमच्छ पकड़ के ले आए, बाल नरेंद्र अपने घर ले गए और माता के कहने पर मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ दिया। इस टाइप की कहानी नहीं है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा उन लोगों को लेनी चाहिए जो चुनावी रैली में मोदी का मुखटा पहनकर मोदी मोदी चिल्लाते। कम से कम उन लोगों को तो आज दामोदर दास मोदी की कहानी पढ़कर प्रेरणा लेके घोषणा करनी चाहिए कि इनके विचारों से हम प्रभावित हुए हैं। हम आज प्रण लेते हैं, फादर डे के दिन प्रण लेते हैं कि हम दूसरे समुदाय के उन बच्चों को दत्तक लेंगे, एडॉप्ट करेंगे जिनके पिताजी नहीं है। कल्पना कीजिए, भारत में 20 करोड़ भाजपा के समर्थक कहे जाते हैं। अगर उन 20 करोड़ लोगों ने ऐसे बच्चे खोजे और उनको एडॉप्ट किया, उनका लालन किया, पालन किया, उनको पढ़ाने लिखाने और कमाने के लायक बना दिया, तो भारत कितना सुंदर होगा। इस कहानी को यूं जाया न करें, इससे प्रेरणा लीजिए। इस कहानी को, इस ब्लॉग को कॉपी निकलवा लीजिए, उसको फ्रेम कर लीजिए। और वाकई प्रधानमंत्री के पिता का जो कार्य है, तहे दिल से मैं कहता हूं कि सराहनीय है। इसकी आप कॉपी कीजिए। यकीन मानिए, ये काम अभी कॉपीराइट नहीं हुआ है, तो कॉपीराइट एक्ट आप पे नहीं लागू होगा। तो इस काम को आप अच्छी तरह से कीजिए। मैं भी कहीं ना कहीं शुरुआत करने की प्रेरणा पा चुका हूं, आपसे भी साझा कर रहा हूं। लेकिन इस सुंदर ब्लॉग में कई बातें छूट गई है। एक पत्रकार अपनी निगाह से किसी भी स्टोरी को जब पढ़ता है तो ये कमियां निकालता है कि शायद इसमें ये बातें होती तो बहुत अच्छा होता। ये शायद हमारी शिक्षा का ही प्रभाव है। लेकिन मोदी से कहां चूक हुई, मैं बता रहा हूं। मोदी अगर चाहते तो अब्बास के साथ अपनी बाल्यावस्था में जो दिन गुजारे उसका विस्तार से वर्णन कर सकते थे। इससे लोगों को पता चलता कि दोस्ती का पैमाना केवल वो नहीं है जो जीपी सीपी साहब ने 16 में जय और वीरू के रूप में दिखाया। लोगों को एक नया फ्रेंडशिप का चेहरा मिलता, मोदी अब्बास, क्योंकि अब्बास वहीं उनके घर बड़े हुए, उनका लालन पालन हुआ। दोस्ती का एक पैमाना हो सकता था। सोमाबाई के हिसाब से अब्बास गांधीनगर में जो सचिवालय है वहां वर्ग 2 के पद पर तैनात थे और पिछले ही साल अपनी वय मर्यादा को लेकर सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। अब्बास इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मोदी से बहुत बड़ी चूक हो गई जब 2002 में दंगे भड़के। तब आज के प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में दंगे भड़के थे। मोदी चाहते तो अपने बाल्यावस्था के मित्र को उस वक्त अपने पास बुला के एक फोटो मीडिया को दे सकते थे। कम से कम इससे शांति की अपील हो जाती। मोदी यहां चुप गए और दंगे काफी हद तक फैल गए। मोदी से एक चूक और हो गई जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा था। तब मोदी फटकार लगा सकते थे, कह सकते थे कि मैंने अपनी बाल्यावस्था अब्बास के साथ बिताई है। आप जितना समझते हैं उतनी गलत बात ये नहीं है। रुकिए, सोचिए, ठहरिए, जांच कीजिए, उसके बाद कदम उठाए। मोदी वहां पर भी चूक गए। मोदी तो यहां तक चूक गए कि उनके ही मंत्री अनुराग ठाकुर जब दिल्ली में देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 ये कह रहे थे, तब मोदी अनुराग ठाकुर को एक अच्छे प्रिंसिपल की तरह बिठाकर फटकार लगा सकते थे। और जहां तक मैं जानता हूं, अनुराग ठाकुर अनुशासन प्रिय एक छात्र है। वो भी मोदी की इस बात को मानते और अपनी भूल सुधार लेते। कम से कम ये मामला अदालत में नहीं जाता। जो महत्वपूर्ण चूक हुई है, इस देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब करण थापा ने एक इंटरव्यू किया था। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
करण थापर ने नरेंद्र मोदी पर जब संगीन आरोप लगाया, गोस्ट ऑफ गोधरा कहा, उस वक्त मोदी जी न चुप रहते, न इंटरव्यू बंद करने की बात कहते, बल्कि अब्बास की स्टोरी अगर कह देते तो कम से कम वो इंटरव्यू पूरा हो जाता। ये मेरा मानना है। करण थापर ने जो आरोप लगाया था, इसका सही जवाब अब्बास की स्टोरी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन मोदी जी से इतनी बड़ी चुप कैसे हो गई, इस पर मैं खुद हैरान हूं। कोई शोध करता चाहे तो इसमें शोध कर सकता है। आखिरी चुप जो मेरी निगाह से है, हरिद्वार में जब धर्म संसद का आयोजन हुआ था और कई साधु संत इकट्ठा हुए तो निश्चित समुदाय के ऊपर उन्हीं साधु संतों ने जहर उगला और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। यहां तक कि यह मामला अदालत में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार को कहा था, केंद्र सरकार को कहा था कि किसी भी राज्य के अंदर अगर हेट स्पीच कही गई या बोली गई, चुनावी सभा के दौरान भी बोली गई, तो उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। उस वक्त भी प्रधानमंत्री फटकार लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाई वो पता नहीं। आप अब्बास की स्टोरी एंजॉय कीजिए। मोदी जी से जो चूक हुई है, प्रधानमंत्री से जो चूक हुई है, उसकी आलोचना परे रखकर एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी प्रेरणा को हमें वेलकम करना चाहिए। अच्छी चीजों का हमें ग्रहण करना चाहिए। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग के मैसेज व्हाट्सएप पे आते रहते, तो अच्छी चीज को हम ग्रहण करते, हम प्रेरणा लेते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग, बच्चे जिनके पिता नहीं है, हम उन्हें गोद लेंगे, गोद लेके उन्हें पढ़ाएंगे। एक अच्छे भारत की तस्वीर इसी से तो उभर के आती है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं सही नहीं कह रहा हूं, तो एक बार प्रयास करके देखिए। ट्राई करने में क्या जाता है। जब बाबा का आपने साबुन और तेल इस्तेमाल किया है तो एक अच्छी चीज है। लेकिन मोदी जी की इस चूक को सुधार करने का बेहतरीन मौका कुछ हिंदी के पत्रकारों के पास है। तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी के पास ये बहुमूल्य अवसर है। जब 2000 की नोट हमारे पास आई तो ये वही पत्रकार थे जो सबसे पहले दुनिया के पत्रकार है, भारत के नहीं, मैं दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार कहूंगा। उन्होंने खोज निकाला था कि 2000 की नोट में सैटेलाइट चीप है और सैटेलाइट उसको ढूंढ निकालेगी। ये आविष्कार सुधीर चौधरी के अलावा कोई कर नहीं सकता था। सुधीर चौधरी चाहे तो प्रधानमंत्री और अब्बास के बारे में जो स्टोरी है या उनकी बाल्यावस्था के जो संस्मरण है, वो स्काइपी के जरिए अब्बास का कांटेक्ट करके सार्वजनिक कर सकते हैं, जनता को दिखा सकते हैं। अगर स्काइपी ठीक ठाक चला तो अब्बास की स्टोरी फूल आ जाएगी पूरे। खैर, उसमें न जाते हुए शायद हो सकता है कि सुधीर चौधरी एक सिलेबस से उसमें बिजी हो, तो ये अवसर श्वेता चौधरी के पास भी है। श्वेता चौधरी वो महिला पत्रकार है, पहली महिला पत्रकार जिन्होंने बाकायदा अपनी टीम मेंबरों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि 2000 के नोट में चिप है और आप इसे जमीन में गाड़ो तो भी सैटेलाइट उसे खोज निकालेगी। क्या बेहतरीन पत्रकारिता है। कम से कम इन्हें तो आविष्कार देना चाहिए, इन्हें तो पद्म भूषण देना चाहिए। खैर, मोदी जी ने जो ब्लॉग लिखा है उसे 3 समुदाय काफी व्यथित हो चुके हैं। ब्लॉग में व्यथित होने वाली बात तो कुछ है नहीं, वाकई इसमें से प्रेरणा लेने वाली बात है कि सुंदर भारत की तस्वीर बन के आ रही है। लेकिन 3 समुदाय काफी परेशान है। एक मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम सिलेबस चलाने वाला आपका मीडिया अब ये सोच रहा है कि खुद प्रधानमंत्री के घर पे उनके पिताजी अब्बास को उनका लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तब ये हम जब सिलेबस चलाएंगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। भारत के लोग बुद्धि वगैरह के हैं ऐसा तो नहीं है, सब समझते हैं। तो उनका ये प्रोपोगेंडा अब पर्दा गिर जाएगा। अब मीडिया व्यतीत है कि अब अपनी स्टोरी चलाए तो किस तरह से चलाए। दूसरे जो परेशान है वो आईटी सेल के लोग हैं। आईटी सेल वाले ये सोच रहे हैं कि भारत की राजनीति में किसी एक निश्चित पक्ष को हमेशा से फायदा हो, उसके लिए एक सुनियोजित ढंग से हम हिंदू मुस्लिम सिलेबस चलाते थे और वो सिलेबस
लोगों के व्हाट्सएप की गैलरी में आता था, व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आता था, वो आगे भी बढ़ता रहता था। अब क्या करें? अब जब प्रधानमंत्री का ब्लॉग हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, प्रेरणा देना सिखाता है, तब क्या करें? और तीसरे जो परेशान है वो है हाउसिंग सोसाइटी के रिटायर्ड अंकल। ये जितने भी बुजुर्ग हैं वो परेशान है कि आईटी सेल जो आधा अधूरा काम करता था, वो दिन भर हमारे पास जो काम नहीं था तो हमने इसे अपना काम समझा और दिन भर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक आईटी सेल का काम पहुंचाया। आईटी सेल का वो नौजवान जो भटक गया है और जहर उगलता है व्हाट्सएप के इनबॉक्स में, उसे तो तनख्वाह मिलती है, हम तो बगैर तनख्वाह के काम करते थे, अब क्या करेंगे? मैं इस देश के हर नौजवान को और व्हाट्सएप के हर उपभोक्ता से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के ब्लॉग को इंटरनेट पे जाकर देखिए, पढ़िए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अपने मोबाइल के डिजिटल लॉक के अंदर रख लीजिए। और जब भी ये रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग या भटके हुए नौजवान आपको हिंदू मुस्लिम सिलेबस बेचते हैं ना, तो उन्हें जवाब दीजिए कि हमारे देश के लोकप्रिय नेता के पिता की ये विचारधारा है कि जो दूसरे समुदाय का लड़का है पर वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई है, वो उस परिवार का सदस्य हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो हम प्यार करना सीखते हैं, हम जहर उगलना नहीं सीखते। प्लीज डोंट शेयर दिस टाइप मैसेज एनी मोर। ठीक है, एक अच्छी बात ध्यान में रहिए, जब ये प्रधानमंत्री ब्लॉग लिख रहे थे ना, उस वक्त आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में पत्रकार दीपक चौरसिया के नाम से एक मैसेज आया होगा। आया था ना या नहीं आया? नहीं आया तो खड़े हो जाइए, अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लेन कीजिए, बुजुर्गों से कंप्लेन कीजिए कि आप ठीक से सेवा नहीं दे रहे, हमने दीपक चौरसिया का मैसेज मिस कर दिया। लेकिन खैर, मैं मैसेज आपको लिए पढ़ लेता हूं, आपकी सुविधा के लिए। मेरे पास वो मैसेज है, मुझे भी किसी अच्छे व्यक्ति ने भेजा है। दीपक चौरसिया लिखते गुजराती में, मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूं, मेरे पास जो है गुजराती में आया हुआ है। दीपक चौरसिया लिखते हैं कि पिछले 3 साल में एम्स में 231 लोगों ने अंगदान किया। उसमें से एक निश्चित समुदाय का नाम लिखा हुआ है, उस समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, दीपक चौरसिया दिल्ली से पत्रकारिता को अहमदाबाद ले आए। अहमदाबाद के सिविल में 3 साल में 410 लोगों ने अंगदान किया, उसमें भी उस निश्चित समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं था। वो कहते कि मैं बड़ा व्यथित हुआ इस बात से, तो उन्होंने कहा कि मैं उस समुदाय के एक परिचित व्यक्ति से जब संपर्क करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे समुदाय का ईश्वर, अल्लाह, बाबा जो भी है, वो ये कहते हैं कि अंगभंग हुआ हो उस आत्मा को हम मोक्ष नहीं देते। वो अलग तरीके से बोलते, आप समझो, इसलिए मैं इस तरीके से बोलता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं जनाब। जहां तक इस मैसेज का सवाल है जो मुझे गुजराती में प्राप्त हुआ है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और दीपक चौरसिया एक ही कंपनी यानी कि इंडिया न्यूज में काम करते थे, वो तो आपको पता ही है। जहां तक मेरी दीपक चौरसिया के बारे में ज्ञान की सीमा है, मैं जानता हूं और दावे के साथ इस पर बोल रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम पे बोल रहा हूं, और बार बार इसको आप रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिएगा। और आईटी सेल को अनुमति है कि इस चीज को दीपक चौरसिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाएगी, मेरी अनुमति है कि दीपक चौरसिया मेरे साथ काम करते थे, उन्हें लिखना नहीं आता। उन्हें बोलना कैसे आता है वो तो आपको पता ही है। प्रसून जोशी के फकीरी वाले सवाल को बंटवा रखते हो या नहीं रखते, इस सवाल से उन्होंने ओवरटेक किया था, इसलिए उन्हें बोलना कैसा आता है वो आप बहुत जानते हैं, लेकिन लिखना नहीं आता ये मैं जानता हूं। और शायद मेरी जानकारी के बाद अगर वो लिखना सीख गए हैं तो मैं इतना तो पक्का कह सकता हूं कि वो गुजराती लिखना नहीं जानते। ये मैसेज जब आपके इनबॉक्स में आता है तो आप बिना तर्क से, बिना सोचे समझे लोगों में बांट रहे हैं। जैसे लड्डू बांट रहे हैं वैसे आप लोग बांट रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं
कि इतना उतावलापन आप में से कहां से आ गया? ये सीधा सा तर्क है। हिंदी जगत का पत्रकार है, हिंदी प्रदेश का पत्रकार है, पूरी पत्रकारिता जो भी आप मानते हैं हिंदी में की है, तो वो मैसेज को गुजराती में क्यों लिख के बैठा है? और अगर इसका किसी ने ट्रांसलेट किया है तो वो कौन सी आवश्यकता थी जो दीपक चौरसिया के हिंदी मैसेज को गुजराती में ट्रांसलेट कर कर आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में लाया जाता है? सीधा आपको पता चलेगा कि नफरत का वातावरण हो, इसलिए इस तरह के मैसेज बनाए जाते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, अगर दीपक चौरसिया से आप पूछेंगे तो जानकर बड़े खुश होंगे, अच्छा मेरे नाम से मैसेज चल रहा है, क्या बात है। वो खुश इसलिए नहीं होंगे कि उनके नाम से मैसेज चल रहा है, इतना अच्छा, भले ही जहर फैलाने की बात है, लेकिन वो कम से कम लिख तो पाए। ये जानकर वो उस मैसेज को फ्रेम करा के अपने घर में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कभी हम भी लिखते थे। ये मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात, ऐसे कई तर्क है इस ब्लॉग में। आलोचना को परे रखकर एक बार तहे दिल से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वाकई ये ब्लॉग प्रेरणा देने वाला है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कम से कम कौमी एकता के प्रतीक के रूप में तो हमें लेना ही चाहिए, और तब लेना चाहिए जब भारत की राजनीति हिंदू बनाम मुसलमान हो चुकी हो। फिर भी एक पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं, आप जिस तरह के मैसेजेस आए दिन व्हाट्सएप के इनबॉक्स में इसको उसको भेजते हैं, अपने पास लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, और आता है तो पूछिए। पर सवाल यह है, पूछेंगे किससे? कोई बोलेगा तो नहीं, तो अपने आप पूछिए। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अब्बास कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, रसूलपुरा में, वडनगर में, या उनके छोटे बेटे जो मेहसाणा के पास रहते हैं वहां? ये सवाल जरूर पूछिएगा। और मैं जानता हूं ये सवाल पूछने की हिम्मत भी आप लोगों में नहीं बची है, क्योंकि ये सवाल जो आप लोगों को सिलेबस दिया गया है उससे विपरीत है। याद रखिए, जब भी चुनाव आता है ना, तभी हमारा व्हाट्सएप कहता है कि रमेश को रहमान से और रहमान को रमेश से खतरा है, और खास करके रमेश को रहमान से खतरा है। सही तस्वीर यह है दोस्तों कि रमेश के पिता के लिए दवाई लेने के लिए रहमान गया है, और रहमान के बच्चे अच्छे नंबर से पास हो उसके लिए गुरुद्वारा में परमजीत सजदा कर रहे हैं। और यही भारत है, आपको इसे याद रखना है। और ये याद नहीं रहता तो याद रखिए, प्रधानमंत्री के पिता ने जो काम किया है उसे रोज सवेरे उठ के पढ़िए, कम से कम एक दिन तो जरूर होगा, क्योंकि ये चीज एक दिन में भले ना हो लेकिन एक दिन जरूर होगी। नमस्कार।